अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अब्दुल जब्बार सुमरो हाज़िर हूँ आपके प्रोग्राम बिहाइंड द न्यूज़ विद अब्दुल जब्बार सुमरो के साथ। तो शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। लेकिन सबसे पहले आज 27 रमज़ान अल मुबारक की रात है। तो तमाम सब्सक्राइबर को, तमाम नाज़रीन को गुजारिश है कि वो अपने लिए, अपने वतन के लिए दुआएं करें, अपने अहल खाना के लिए दुआएं मांगें और इन दुआओं में हमें भी याद रखें। अल्लाह तबारक ताला पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अवाम को इस मुश्किल घड़ी से निकलने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सब पे रहम फरमाए। तो शुरू करते हैं। आज बंदयाल ग्रुप की जो डेडलाइन थी 21 अरब रुपए की, उसका आज आखिरी दिन था, जो बिलाखिर ख़त्म हो गया। स्टेट बैंक ने फ़ंड को एलोकेटेड करके रख दिया है, लेकिन वो इलेक्शन कमीशन को उस वक्त तक ट्रांसफ़र नहीं कर सकते जब तक कि उसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अप्रूवल न दे। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ इनकी मीटिंग हुई, स्टेट बैंक के डिप्टी गवर्नर की और उनकी, दूसरे जो माहिरीन वहाँ बैठे। उसके बाद उन्होंने जो है ये समरी बना के भेजी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कैबिनेट डिवीज़न को भेजी। कैबिनेट डिवीज़न ने उसे मंजूर करके कौमी असम्बली को फाइनल जो है बिल बना के भेजा, फाइनेंशियल बिल स्टेट बैंक को 21 अरब का। लेकिन स्टेट कौमी असम्बली की कायमा कमेटी ने पहले उसे मुस्तरद किया और फिर वो कौमी असम्बली को मुत्तफ़िक़ा तौर पर उसे मुस्तरद कर दिया गया। यूँ पार्लियामेंट ने आज फिर अपनी बालादस्ती को साबित किया और कहा कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जो हद्दखलियाँ कर रही है, जो मुदाखलतें कर रही है, वो बंद करे, क्योंकि उसने पहले जो है पार्लियामेंट के कानून को बदलने की कोशिश की और ख़ुद ही कानून बना दिया, रीराइट करके आइन को रीराइट किया है। उसके बाद से इस जो सूरत हाल ख़राब हो रही है। आज जो भी पाकिस्तान में आइनी बुहरान है, वो उसकी ज़िम्मेदार सुप्रीम कोर्ट है कि उन्होंने आइन को रीराइट करके पंजाब में परवेज़ जैसे डाकू को वज़ीर आला मुसल्लत कर दिया और इसने और इसके भाई इमरान खान ने तकरीबन 700 अरब रुपए का डाका डाला है पिछले 4.5 महीनों में। इतना डाका डाला और इतनी चोरियां हुई हैं कि खुद इमरान खान ने कहा कि जो परवेज़ कर रहा है उससे हमारा ताल्लुक नहीं है। तो ये है इनकी सूरत हाल और ये बंदयाल ग्रुप का काम, जिन्होंने पाकिस्तान को इस हाल पे पहुंचाया है। उसके बाद फिर जो सूरत हाल आज हुई है, पार्लियामेंट ने बिल्कुल जवाब दे दिया है। अब कल इलेक्शन कमीशन को वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा कराना है। उसके बाद देखा जाएगा कि आइंदा बंदयाल ग्रुप क्या करता है। लेकिन बंदयाल ग्रुप के फैसलों का, उसके फैमिली जो ग्रुप है, जो व्हाट्सएप ग्रुप है, उसकी बड़ा चर्चा चल रहा है आजकल सोशल मीडिया पर। उसमें बताया जा रहा है कि कौन कौन नाअहल होगा और बाकायदा ग्रुप में डिसीजन हो रहे हैं कि अब ये होगा, अब वो होगा, और वही ग्रुप जो है बदनाम हो रहा है। उसी ग्रुप की खबरें जो है सोशल मीडिया पर ट्विटर पर चल रही हैं। उसके अलावा एक और भी जो है ट्विटर पर खबर चल रही है, एक जज के हवाले से, उसके बेटे और बेटी के हवाले से, कि उनकी जो अखलाक से गिरी हुई बातें हैं वो बताई जा रही हैं कि बेटा हम जिन्स परस्त है और क्या है। लेकिन हमें इन चीज़ों पर और इनमें नहीं जाना चाहिए। ये अखलाक से गिरी हुई चीज़ें हैं। ये जज जाने, उनके औलाद जाने, जो फैसले करने बैठे हैं और उनके औलादों की हालत क्या है। ये सारी चीज़ें वो खुद ही इस पर डिस्कस करें। हम किसी की ज़ाती ज़िंदगी पर बात नहीं करेंगे। उसके अलावा पीटीआई की रहनुमा जरताज गुल जो कहती थी कि जो बारिशें हो रही हैं वो भी इमरान खान की वजह से हो रही हैं, जब ये माहौलियात की वज़ीर थी तो कहा था कि बारिशें ज़्यादा हो रही हैं, ये इमरान खान की वजह से हो रही हैं। तो उसी को एंटी करप्शन ने बुलाया था। करप्शन और रिश्वत की इसकी कहानियाँ खुल गई हैं कि किस तरह इसने लोगों से पैसे लूटे और माल बनाया। तो अब उसको एंटी करप्शन ने बुलाया, लेकिन ये वहाँ नहीं गई। लेकिन अब कल 18 तारीख को दोबारा इसको वहाँ बुलाया गया है। तो उसके बाद देखा जाएगा कि अब ये वहाँ कल जाती या नहीं जाती। फिर इनकी गिरफ्तारियों का एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। दूसरी तरफ सिंध के इनके फ्रॉडिये अली जैदी, जिसने 18 करोड़ की फ्रॉड किया है किसी पार्टी के साथ, और उसी केस में ये पड़ा हुआ है। इसकी जो है आज ज़मानत के लिए दरख्वास्त दी गई थी, जो रद्द हो गई, और अली जैदी को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उसके बाद पीटीआई वालों ने शोर मचा दिया गया है कि इसको पुलिस जो है मार देगी। वही इमरान खान वाला रोना पीटना, वही ड्रामा। तो ये सूरत हाल है। उसके अलावा आज इमरान खान भी
अदालत में पेश हुए, लाहौर हाई कोर्ट में। वो किसी केस में पेश नहीं हुए, लेकिन वो खुद कोर्ट गए अपने केस के लिए कि मेरे ऊपर जो 122 केस हैं वो ख़त्म किए जाए और मुझे किसी केस में गिरफ्तार न किया जाए। वो एक एनआरओ मांग रहे हैं। अब जो कहता मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा, अब वो खुद एनआरओ मांगने के लिए कोर्ट में पहुंच गया। आज वही टोप लगा के, काली टोपी चढ़ा के, बुर्का पहन के, बुर्के वाली सरकार वहाँ पहुंच गई और रोना पीटना शुरू कर दिया और ये भी कहा कि ईद आ रही है, ईद पर मेरे कारकुन अपने गांव में चले जाएंगे तो पुलिस ने मुझे गिरफ्तार करने का मंसूबा बनाया है, ये मुझे गिरफ्तार करके ले जाएंगे और फिर वहाँ बड़ा खून खराब होगा, ये होगा, तो मुझे इससे बचाया जाए और पुलिस को कार्रवाई से रोका जाए। तो जस्टिस तारिक, जिसने पहले भी इस पर बहुत ही मेहरबानियाँ की हैं, उसने कहा कि ये हम कैसे कह सकते हैं कि पुलिस जो कार्रवाई न करे, हो सकता है कोई नया केस हो जाए, उसमें तो तुम्हें उठा सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते इस केसों में। और ये जो तुम पिटीशन आज लाए हो, ये केस तो ऑलरेडी हाई कोर्ट की जो है लार्जर बेंच पहले ही इस पर काम कर रही है और इस पर जो केसेस पर समाप्त कर रही है, तो ये हम क्या करें इस पर? नहीं, मुझे इस पर जो है दी जाए और पुलिस को मना किया जाए कि मुझे गिरफ्तार न करे। लेकिन जस्टिस ने इसकी बात को अनसुना कर दिया और इसको जो है केस को भेज दिया लार्जर बेंच, यानी चीफ जस्टिस के पास भेज दिया कि वो इस पर लार्जर बेंच में इसकी समाप्त करें। यूँ इमरान खान आज कोर्ट से अपनी पिटीशन दाखिल करा के और अपना एफआईआर दाखिल करा के आ गए हैं, मुझे मार देंगे। इसको वही खौफ चल रहा है, मुझे मार देंगे, ये होगा। और ज़ाहिर है ईद पर हर आदमी अपने घरों को जाता है, तो कारकुन भी घर को जाएंगे। जमान पार्क के बाहर जो मेला लगा हुआ है वो उजड़ जाएगा, तो ये इसको खौफ सताया जा रहा है कि जब लोग चले जाएंगे तो फिर मेरा क्या होगा, फिर मुझे तो मार देंगे, मुझे तो ये उठा के ले जाएंगे। तो इस गम में ये आज यहाँ पहुँचा। वैसे अदालत बुलाती है तो ये बीमार होकर बैठ जाता है, कभी ये हो गया है मुझे, कभी वो हो गया है, कभी ये 72 साल का बूढ़ा बन जाता है और फिर वो नहीं आ पाता। उसके अलावा आज जो है बहुत सी चीज़ें डेवलप हुई हैं। इमरान खान और इसके साथी मुज़ाकरात के लिए दर दर भीख मांगते फिर रहे हैं कि हम मुज़ाकरात करेंगे, और इन्होंने जिसको लगाया है बंदे को, इनके सहूलतकार और बंदयाल का भी सहूलतकार एक ही है, और वो है जो है सिराजुल हक। सिराजुल हक के थ्रू ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह जो है बातचीत बन जाए, मुफाहमत हो जाए और हमें पतली गली से निकलने का रास्ता मिल जाए और हमें जो है एनआरओ मिल जाए। लेकिन अभी मुझे नहीं लगता कि हुकूमत इनके साथ कोई मुज़ाकरात के मूड में है। जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने कहा था कि हम इमरान खान से कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे क्योंकि हम इसे न सियासतदान समझते हैं, न सियासत में कोई इसको रिलेवेंट समझते हैं, इसको नहीं करेंगे। एक दो रोज़ पहले आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। उसमें ये बताया था कि जब उसने 2000 इमरान खान के दौर में धरना दिया था और 2019 में गालबन, तो उसमें उसको मनाने के लिए जनरल बाजवा ने जनरल फैज़ हमीद को भेजा था और उसके साथ परवेज़ लाई और चौधरी शुजात भी साथ आए थे और उन्होंने कहा था कि तुम धरना ख़त्म करो, हम 90 दिन में इंतखाबात कराने की यकीन दहानी कराती हैं, लेकिन फिर नहीं कराएगी। लेकिन मौलाना फजल रहमान के इस राज को अफशा करने के कोई 6 घंटे के बाद JUI के एक अहम रहनुमा और वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर को गाड़ी के एक्सीडेंट में शहीद कर दिया गया। तो ये क्या सिर्फ इत्तेफाक था या ये मौलाना को पैगाम था कि तुम ज़्यादा खुलोगे तो फिर तुम्हारा अंजाम भी ये होगा? तो इस सारी चीज़ों पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। और वो मौलाना साहब की शहादत पर बहुत ही अफसोस हुआ सबको, लेकिन ज़मान पार्क वो वाहिद जगह थी जहाँ पर जश्न मनाया गया और PTI वो वाहिद पार्टी है जिसने इसकी मजम्मत नहीं की या इस पर इज़हार अफसोस नहीं किया, तो वो PTI है। इमरान खान और PTI की ये रिवायत है, ये दुश्मनों के मरने पर खुश होते हैं और खुशियाँ मनाते हैं, लेकिन जब इन पर डंडा भी पड़ता है तो ये पूरी दुनिया को सर पे उठा लेते हैं। दूसरी तरफ एक हरामज़ादा है, जुल्म हरामज़ादा, और वहाँ से अमेरिका से जो इमरान खान की सपोर्ट में कर रहा था, ट्विटर कर रहा है, ट्वीट पर जब वहाँ से कर रहा था, लेकिन उसने आसिफ अली ज़रदारी ने जो इंटरव्यू दिया तो उसमें जब उसको पूछा गया जुल्म के बारे में तो उन्होंने जो रिमार्क्स दिए उस पर फिर जुल्म खलीलजाद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर जो है ट्वीट करके आसिफ ज़रदारी को मिस्टर 10% कहा और थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लंबी खासी बकवास की है। उसके बाद फिर ट्विटर पे जो इसका लोगों ने हशर बनाया है
اس کے بعد کل پھر یہ اپنے اس بات سے مکر گیا اور کہا کہ میں عمران خان کی حمایت نہیں کر رہا، میں پاکستان میں جمہوریت اور انسانی حقوق کی بات کرتا ہوں، میں عمران خان کا حامی نہیں ہوں۔ تو یہ اس ہفتے میں 2 امریکیوں نے جنہوں نے عمران خان کی پہلے حمایت کی، لیکن وہ بعد میں جب عوامی پریشر پڑا تو اس سے دستبردار ہو گئے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے خود ایک سروے کرایا ہے کہ اگر عمران خان کو کچھ ہو جائے یا انہیں گرفتار کر لیا جائے تو اس کے بعد پارٹی کا لیڈر کون ہوگا۔ تو اس کا سروے جو کیا گیا ہے اس کا دلچسپ رزلٹ آ گیا ہے، وہی رزلٹ آیا ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ پارٹی کا نمبر 2 تو شام قریشی ہے، یا اس کا نام ہونا چاہیے اسد عمر کا ہونا چاہیے، یا پھر ان کے نئے صدر پرویز الہی عرف پیجے کا ہو جائے، لیکن کسی کا بھی نام نہیں ہے۔ نام آیا ہے مراد سعید کا۔ پی ٹی آئی کے کارکن عمران خان کے بعد کس کو چاہتے ہیں تو وہ مراد سعید ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں مراد سعید کے ساتھ کریں گے۔ یہ بھی دیکھیں کیسا حسن اتفاق ہے کہ جو عمران خان کا محبوب ہے وہ کے کارکنوں کا بھی محبوب ہے۔ تو یہ ہے پی ٹی آئی کی صورتحال۔ لیکن ایک اور سروے بھی جاری کیا ہے، وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے جاری ہوا کہ نواز شریف کا ایک جو ٹویٹ اس نے کیا تھا آخری، اس ٹویٹ کو جو ہے 10 ملین سے زیادہ لوگوں نے اس کو ویو کیا ہے اور لائک کیا ہے اور دیکھا ہے اور ری ٹویٹ کیا ہے، لیکن عمران خان کے 8 ٹویٹ کا جو ہے صرف 8 ٹویٹ اس کے مقابلے میں اس کا آدھی بھی اس کی نہیں ہے ویورشپ۔ تو یہ صورتحال ہے عمران خان کی۔ تو یہ کہا جا رہا تھا کہ نواز شریف پاپولر نہیں ہے، تو اس بات سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سوشل میڈیا پر بھی اب نواز شریف پاپولر ہو رہا ہے اور ان کے بیانیے کو جگہ مل رہی ہے۔ اور خاص طور پہ بندیال گروپ نے جو پی ڈی ایم کو پیچھے چلی گئی تھی، بندیال گروپ نے ایسی حرکتیں کی ہیں عمران خان کے فیور میں جو کھل کر سامنے آ گئے ہیں، تو اب پی ڈی ایم کو پھر وہ پذیرائی مل رہی ہے، اور اب یہ باقاعدہ پی ڈی ایم لڑائی کے موڈ میں ہے، اور ابھی اس کو کسی چیز کی جو ہے پرواہ نہیں ہے۔ انتخابات سے پی ڈی ایم نہیں ڈر رہے۔ انتخابات ہوئے تو رزلٹ 2018 سے بہت ہی مختلف ہوگا۔ 2018 میں جو جھرلو پھیرا گیا عمران خان کو جتانے کے لیے، کسی کو بھی باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا تھا، کے پی کے میں بالکل اس کو آزاد چھوڑا گیا، پنجاب میں آزاد چھوڑا گیا، پیپلز پارٹی کو تو بالکل ہی بند کیا گیا، جے یو آئی کو اس کی بھی محدود جو ہے باہر نکلنے کی صلاحیت رکھ دی گئی تھی۔ اس کی وجہ سے جو رزلٹ آیا اور جھرلو پھیرنے کے بعد تو یہ رزلٹ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی عمران خان کو اکثریت نہیں ملی تھی۔ بعد میں پھر 25-30 جو آزاد اراکین تھے ان کو جہانگیر ترین کے جہازوں میں بھر بھر کے وہاں لایا گیا اور پھر عمران خان کو لایا گیا۔ لیکن اب ایسی صورتحال نہیں ہے، صورتحال بالکل مختلف ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کی جو رزلٹ آئے گی، جس طرح کراچی کی بلدیاتی انتخابات کی رزلٹ آئی تو پی ٹی آئی تیسرے نمبر پر کھڑی تھی، تو اب یہاں بھی ایسی صورتحال ہوگی۔ اس کے علاوہ کشمیر میں پل پل صورتحال بدل رہی ہے۔ وہاں پیپلز پارٹی نے اپنا کینڈیڈیٹ جو تھا چودھری یاسین اس کو ودرا کر دیا ہے۔ اس کی جگہ پر اب جو ہے پی ٹی آئی کے منحرف جو گروپ آیا ہے، جو وہاں کے آزاد کشمیر کے صدر ہیں بیرسٹر سلطان، اس کے گروپ کا آدمی ہے چودھری، وہ بھی چودھری ہے، اس کو وزیر اعظم کے لیے نامزد کیا ہے، لیکن مسلم لیگ کو اس پر تحفظات ہے۔ ابھی تک وہاں بات چیت چل رہی ہے، فائنل نہیں ہوا، لیکن لگتا ایسا ہی ہے کہ اب یہ وزیر اعظم ان کا آئے گا۔ پی ٹی آئی پر وہاں انا اللہ و انا الیہ راجعون پڑھ دیا جائے، کیونکہ وہاں بھی جوڑ توڑ کر کے پی ٹی آئی کو بنایا گیا تھا۔ سو پی ٹی آئی وہاں بکھر چکی ہے 5-6 گروپوں میں، اور جیسے الیکشن ہوگی اور پاور جو تھوڑا بہت ان کے پاس ہے وہ بھی نکل گیا تو وہاں سے پی ٹی آئی ہمیشہ کے لیے جو ہے فارغ ہو جائے گی۔ بیرسٹر سلطان محمود کو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ وہ شخص ہے جو ہمیشہ اقتدار سے رہتا ہے، یہ کسی کا سچا نہیں ہے۔ بینظیر بھٹو کے ساتھ 88 میں لگا، وزیر اعظم بنا، پھر صدر بنا، پھر یہ مسلم لیگ نون میں گیا، جب مسلم نون کا ٹائم آیا اس میں چلا گیا، اس کا ٹائم ختم ہوا تو یہ پی ٹی آئی میں چلا گیا۔ اب پی ٹی آئی کا ٹائم ختم ہو رہا ہے تو اس نے پی ٹی آئی کو لات مار کے اس سے بغاوت کر دی اور اپنے لوگوں کو باہر نکال دیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے آپ کے سامنے۔ تو ملتے ہیں اب اگلے بلاگ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی مہربانی۔ السلام علیکم۔